नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक और आज का पहला चैप्टर होगा कोशिका, जिसको हम लोग कहते हैं सेल। और ये चैप्टर का नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, मतलब कोशिका जो है ना जीवन की इकाई। ये चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा पूछता है। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग दो भागों में करेंगे। आज जितना हो सकता है हम लोग कंप्लीट करेंगे कोशिका। वन शॉट ये क्लास बोल सकते हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूं। देखो एमसीक्यू के थ्रू आप सभी को मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं और उसी से आपका सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक है। और एक बात मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे सारा क्वेश्चन में ना कई सारे वन लाइनर भी लेके आऊं जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर है। पहले आप लोग बता दो, वन लाइनर करवा देता हूं कुछ क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखो 50 जो है टॉप 50 क्वेश्चन वन लाइनर करवाऊंगा। वैसे तो 100 है, लेकिन दो क्लास में मैं 50, इस क्लास में 50, फिर नेक्स्ट क्लास में। और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कराने वाला हूं, तो सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को अंत देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है कक्षा 9वीं क्लास के लिए। देखो अगर 9वीं में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारा एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज सबसे पहले किस वर्ष की गई थी। देखो रॉबर्ट हुक जो कि वैज्ञानिक था, उसने 1665 ईस्वी में, कब 1665 ईस्वी में कॉर्क की सेल में, मतलब जो कॉर्क की जो सेल होता है उसमें मृत कोशिका, इसको मृत कोशिका का खोज किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। और ये सभी क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन मतलब ग्रुप डी में ये सभी क्वेश्चन पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ए, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए, कॉर्क की पतली कांट में देखा था, कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। यही से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया। अगर आप लोगों को पता होगा तो जल्दी से कमेंट करके बता देंगे जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, है ना। और ये जो जीवित कोशिका का खोज में किया था ना, वो तालाब में किया था। किसमें किया था? तालाब में। चलो अगला सवाल है, तालाब के पानी में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया। मतलब जो जीवित कोशिका का खोज किया था पॉन्ड वाटर, है ना, पॉन्ड वाटर में, मतलब जो क्या कहते हैं तालाब के पानी में, पॉन्ड वाटर में जो जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी लुएनहॉक। ये देख रहे हो ना, तालाब के वाटर में सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया था। किसने किया था? एंटोनी लुएनहॉक ने। किसने किया था? एंटोनी लुएनहॉक। और वो जो कोशिका था वह जीवित कोशिका था। कैसा था? जीवित कोशिका था, ठीक है। और सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जीवित कोशिका खोज 1674 ईस्वी में लुएनहॉक ने किया था। किसने? लुएनहॉक ने किया था 1674। किसमें क्या था? पॉन्ड वाटर में। कहां पे? पॉन्ड वाटर, ठीक है। पॉन्ड वाटर याद रख लेना, मतलब कि तालाब के पानी में इसने जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी लुएनहॉक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि पौधे को जो है ना ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। मेरी जान देखो, पौधे जो होते हैं ना वो स्थिर रहते हैं। क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं, इसलिए बोल सकते हो पहला बात है, पहला कारण तो यही होगा। जैसे कि हम लोग क्या होता है चलते फिरते, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो हम लोगों को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि पौधे की बात करते हैं वो स्टेबल रहते हैं, मतलब एक जगह रुकल रहते हैं, इसलिए उसको क्या होते हैं कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और दूसरा बात ये बोल सकते हो कि उनमें जो ना जितने भी कोशिका होगा, बहुत सारा ऐसा कोशिका होगा मृत होता है। बहुत सारे जो कोशिकाएं होते हैं, कोशिकाएं जो होते हैं ना, कोशिकाएं, इसका बहुत सारा कोशिकाएं क्या होता है? मृत होता है। किसका? पादप का। ज्यादा अधिकतर कोशिका मृत होता है, इसलिए इसको कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसको? पौधे को। तो क्वेश्चन था कि पौधे को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। क्या ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं? इसलिए ये तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते, ऊंचाई थोड़े बढ़ता है, क्योंकि वो भोजन नहीं। यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, क्योंकि उनमें बहुत सारी मृत कोशिकाएं होती है। और दूसरा कारण है कि वो जो होते हैं ना स्थिर रहते हैं। क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं, इसलिए उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। चलो कितना क्वेश्चन हो गया? 3 क्वेश्चन हो गया ना। 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन, 1 2 3, है ना। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ये प्रश्न संख्या 4 होगा। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब कि कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? देखो कोशिकाओं को इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं।
कोशिकाओं की इंग्लिश में सेल कहते हैं, ठीक है। चलो, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, या फिर फिजियोलॉजी, या फिर टैक्सोनॉमी, क्या कहलाता है मेरी जान? बताओ। देखो, कोशिका का जो अध्ययन करना है, द बेसिक यूनिट ऑफ सेल जो होता है ना, वो उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अच्छा, हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं? ऊतकों का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलो, चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा नंबर सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखो, कोशिका सिद्धांत जो देने वाला वैज्ञानिक था वो कौन था? आपको अगर पूछा जाए एग्जाम हॉल में तो क्या बताओगे? ये कोशिका सिद्धांत जो दिया था स्वान और स्लाइडन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और एक बात बता देता हूँ, कोशिका सिद्धांत जो है ना सभी के लिए लागू होता है, लेकिन एक जो होते हैं जीवाणु जो होते हैं, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया जो होता है उसके लिए, मतलब सॉरी वायरस जिसको कहते हैं, वायरस जीवाणु, तो वो उसके लिए जो है ना, वायरस के लिए है ना, वायरस के लिए क्या होते हैं मेरी जान, ये जो है ना लागू नहीं होता। वायरस क्या होता है कि अगर वो जीवित में रहेगा तो जीवित जैसा व्यवहार करेगा, लेकिन अगर मृत में रहेगा तो वो जिसका शरीर में रहेगा उसके जैसा वो व्यवहार करता है। और कोशिका सिद्धांत का कौन सा कथन सत्य है? कोशिका सिद्धांत कवक पर लागू नहीं होता, कवक पर लागू होता है। कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं, बिल्कुल ये जो है ना वायरस पर लागू नहीं होता, इसका मतलब ये कथन सत्य है। कोशिका सिद्धांत शैवाल पर लागू नहीं है, शैवाल पे भी लागू होता है। सिर्फ कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? मतलब कोशिका सिद्धांत के बारे में आप लोग पढ़ाएंगे, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत रोगाणुओं पर भी लागू होता है, सभी पे, लेकिन वायरस पे लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी वाला होगा। चलो, 5 क्वेश्चन हो गया। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। कारण निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह कथन दिया था कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने ये बातें कहा था कि कोशिकाओं का जो निर्माण होता है ना पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? मतलब ऑल सेल अराइज फ्रॉम क्या था? प्री एक्सिस्टिंग मतलब सेल्स। मतलब कौन सा, किसने कहा था कि जो कोशिकाएं होते हैं पहले से मौजूद कोशिकाओं, जैसे कि ये कोशिकाएं देखो, इसी से पहले से मौजूद कोशिकाओं से एक से बना 2 कोशिका इस प्रकार से बन जाता है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है रोडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, या फिर रॉबर्ट हुक। देखो, वो जो कहने वाला वैज्ञानिक था कौन था कि एक जो कोशिका होता है उसका निर्माण पहले से, वो विर्चो कहा था। अच्छा, ये बातें किसने कहा, कब कहा था? विर्चो ने कहा था, लेकिन कितने ईस्वी में कहा था बताओ? विर्चो ने कब कहा था कि कोशिकाएं का जो निर्माण होता है पहले से मौजूद कोशिकाओं से होते हैं? कब कहा था बताएंगे फटाफट। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, कब कहा था, ठीक है। अगला ये हो गया 7वां नंबर प्रश्न है। एक कोशिकीय जीव की पहचान। देखो, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, पहले इसको जानो। एक कोशिकीय जीव ऐसे कहते हैं कि केवल एक कोशिकीय से बना जीव जो सभी जीव मतलब जीवन प्रक्रियाएं संपन्न कर एक ही कोशिकाएं से करेगा, एक कोशिकीय जीव। कौन कौन एक कोशिकीय जीव है? जैसे कि जितने भी बैक्टीरियाएं होंगे वो एक कोशिकीय होंगे। ईस्ट आपका एक कोशिकीय में आएगा। ये देखो क्लेडोमाइडोमोनस, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक कोशिकीय जीव है। क्लेडोमाइडोमोनस जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। अमीबा, अमीबा भी क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। पैरामीशियम एक कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया के बारे में याद रखना, जीवाणु जो होते हैं ना, जो जीवाणु जो होते हैं ना, ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, याद रखना। ये कम से कम आपको इतना एग्जांपल तो याद रखना, क्लेडोमाइडोमोनस, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट होगा, क्लेडोमाइडोमोनस, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी क्या होते हैं? एक कोशिकीय का एग्जांपल होते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव क्या होता है, इनमें से पहचान करें। अमीबा है, समुद्री शैवाल नहीं है, जोंक नहीं है ना, लिवर फ्लूक्स नहीं होते हैं, तो अमीबा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 7 क्वेश्चन हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते फटाफट। देखो, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एकल कोशिका निम्नलिखित में सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है सिवाय। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो है ना एकल कोशिका निम्नलिखित में से, निम्नलिखित सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है सिवाय किसके? नहीं कर सकता। वो कई कोशिका एक कोशिका जीव बना सकते हैं, है ना। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्या कैलोमोनस, अमीबा, राइजोपस, बैक्टीरिया। देखो, एक कोशिका जो है ना निम्नलिखित में सभी एक संपूर्ण जीव। अगर एक कोशिका कैलोडोमाइडोमोनस एक कोशिका, ये संपूर्ण जीव का निर्माण करता है, ये खुद एक जीव होता है। अमीबा भी एक कोशिका, ये भी एक संपूर्ण जीव है। और बैक्टीरिया भी जो एक कोशिका, ये संपूर्ण जीव है। लेकिन ये जो राइजोपस है, ये जो है ना क्या होते हैं? राइजोपस एक कोशिका नहीं है, ये कवक है, फंगस है, मतलब फंगस की श्रेणी में आते हैं ये, लेकिन एक कोशिकीय बोल सकते हो, यानी एक बहुकोशिकीय है। क्या है? यह एक बहुकोशिकीय श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी याद रखना, बहुकोशिकीय, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 होगा ना। चलो, बहुत अच्छा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक
एकल कोशिका निम्नलिखित में सभी में से एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है सिवाय, हाँ ये वही क्वेश्चन है ना, सिवाय किसके, सिवाय राजोपस के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। और क्यों कर सकता है देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो एक एकल कोशिका हरित सवाल है, ये सवाल है ना क्लोटोमोनास अमीबा, एक एकल कोशिकीय जीव का आकार बदल सकता है अपना, ये बहुकोशिकीय बोल सकते हो, ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, क्या करता है बैक्टीरिया, ठीक है, ये सभी बातें याद रखना आप लोगों को। ये क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल है कि कोशिका के आकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोशिका के आकार के बारे में देखो, इस क्लास को मैं दो पार्ट में बांटूंगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत थोड़ा लंबा चैप्टर है, ठीक है। कोशिका के आकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है, जल्दी से बताओ। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है, ऐसा तो बात नहीं होता है। कोशिका का आकार केंद्रों की संख्या पर निर्भर करता है। सभी जीवों में सभी कोशिका एक ही आकार की होती है। कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, ना कि जीव के आकार पर। देखो कोशिका का जो आकार होता है ना उसके कार्य के अनुसार होता है, ना कि ये वाला ही ऑप्शन सही होगा। कोशिका का आकार जो है ना उनके कार्य से संबंधित होता है, ना कि जीव के आकार पर, जीव के आकार पर नहीं होता, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन हो गया अभी तक। 10 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सत्य कर पाए हो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ 10 क्वेश्चन में से। अब देखो 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हुआ ना, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्या कर देता हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन कर देता हूँ जिसको आप लोग कॉपी में उतार लेना, ठीक है। कॉपी में उतार लेना, जितने भी क्लास 9th हो या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए ये सारा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब वन लाइनर है। देखो कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक, कब क्या 1665, याद रखना। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लिवोन हॉक ने किया था, कितना में 1674 में, एक बात याद रखना। अगला कोशिका सिद्धांत जो था, सेल थ्योरी किसने दिया था, बोलेंगे स्वॉन और स्लाइडन। ये क्वेश्चन आपको बताना है, स्वॉन और स्लाइडन जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो कब दिया था, बताओ। स्वॉन और स्लाइडन जो कोशिका सिद्धांत है, जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताना कब दिया था, ठीक है। अब देखो यहां से अगला क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला काफी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नई कोशिकाएं होती है पूर्वित कोशिकाओं से बनी होती है, मतलब क्या था, ओनिनिस सेलुला ई सेलुला, ये काफी इंपॉर्टेंट बातें है। ये किसने कहा था, रुडोल्फ विर्चो ने किया था। कब कहा था बता, 1800 कितना में 55 में ना, एक बार देख लेना 1855 में क्या था कि ये 1655 1855 ना, एक बार देख लेना। ये क्वेश्चन सही जवाब है ना कि ओनिनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब नई कोशिकाएं जो होती है ना पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती, किसने कहा था, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। याद रखेंगे ना, ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। सभी क्वेश्चन याद करना। कोशिकाओं मतलब कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभी जैसे बताया था साइटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखो अगला बात की ओर चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अंडाणु है ना, ओवम, ये है अंडाणु, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिकाओं में से एक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका। अब बात करते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, है ना, लंबी कोशिका कौन सी है, वह तंत्रिका कोशिका बोलेंगे ना, न्यूरॉन बोलेंगे जिसको कहते हैं। अगला मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आपको बताना है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु मींस स्पर्म होता है। अगला क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आ सकता है कि सबसे छोटी, दुनिया की सबसे छोटी, दुनिया की अगर मानव शरीर का बोलेगा शुक्राणु, दुनिया का कौन होता है, माइक्रोप्लाज्मा, है ना, पीपीएलओ, है ना, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटी कोशिकाओं में से एक है, माइकोप्लाज्मा। अब देखो यहां से अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, दुनिया की सबसे बड़ी, जो कि शुतुरमुर्ग का अंडा, दुनिया का पूछेगा तो ये रहा शुतुरमुर्ग और उसका अंडा जो है कोशिका है, जो कि सबसे बड़ा कोशिका है दुनिया का। याद रखोगे ना पवन जी, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस मतलब ऊर्जा घर किसे कहते हैं, ऊर्जा घर किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली मतलब सुसाइड बैग किसे कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं लाइसोसोम को, है ना, लाइसोसोम को जो कहते हैं, इसमें एंजाइम होते हैं जिसके कारण ये फट जाता है और अपने कोशिकाओं को मार देता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो याद रखना राइबोसोम, ये देख सकते हो राइबोसोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कोशिका का मस्तिष्क है या नियंत्रक केंद्र किसे कहते हैं, सभी को नियंत्रित जो करता है ना वो केंद्रक करता है, मतलब न्यूक्लियस। अच्छा केंद्र का खोज किसने किया था, बताओ, केंद्र का खोज किसने किया था, नहीं बताओ, खोज से भी रिलेटेड अभी क्वेश्चन आने वाला है। कोशिका का यातायात मतलब प्रबंधन, मतलब एक जगह दूसरे को ले जाने, ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर जो होते हैं ना वो गोल्जी बॉडी को कहते हैं, मतलब गोल्जी काय को कहते हैं,
ट्रैफिक कंट्रोलर। ट्रैफिक कंट्रोलर मतलब यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? गोल्जी काई को कहते हैं। याद रखना पवन जी, इधर देखो ना यार, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 16 नंबर यहां से प्रश्न आपका है, क्या 16 नंबर प्रश्न है, इसको भी ध्यान से पढ़ लो। ये सब क्वेश्चन आप लोग को लिख लेना, याद कर लेना। वैसे तो याद कर लो, आप लोग को पता है प्लाज्मा झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सीएम अगर कहीं पे लिखा जाएगा सेल मेम्ब्रेन याद रखना, है ना। वो किसका बना होता है? सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, ये जो कोशिका झिल्ली, अगर ये कोशिका है, सबसे कोशिका ऊपर कोशिका भित्ति होता है, उसके अंदर में जो झिल्ली होता है इसको कहते हैं सीएम, और ये होते हैं क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। तो कोशिका झिल्ली बना होता है लिपोप्रोटीन, मतलब लिक्विड लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं कोशिका झिल्ली। जबकि बात करते हैं ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति जो होते पादप का सेल वॉल, CW अगर लिखा जाए सेल वॉल बोलना, ये सेलुलोज का बना होता है। लेकिन आपको बताना है क्या चीज का? कवक। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? काफी इंपोर्टेंट है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। आपको ये बताना जीवाणु, है ना, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसका बना होता है? जीवाणु की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कमेंट में कमेंट करो, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। अब देखो जीव द्रव का नामकरण, देखो जीव द्रव मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है इसका नामकरण किसने दिया था? पुरकेंजे ने दिया था। अच्छा कब दिया था जीव द्रव का नाम पुरकेंजे ने? बताओ जल्दी से, पुरकेंजे ने जीव द्रव का नाम कब दिया था? फटाफट। अब यहाँ पे 20वां नंबर, जीव द्रव जो है ना जीवन का मौलिक आधार है, किसने कहा था? हक्सले ने कहा था क्या कि जीव द्रव जो होते हैं ना जीवन का मौलिक आधार है, वो हक्सले ने कहा था। ठीक है, ये फोटो भी देख सकते हो उसका, जीव द्रव के बारे में मतलब जो कहा था। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक के जो खोज किया था, कोशिका का केंद्रक जो था उसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। और केंद्रक का जो कंट्रोलर मतलब बोल सकते हैं मेन यहाँ भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पता पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ऊर्जा एटीपी के रूप में रहता है ना। और इसकी खोज जो क्या था ना, अल्टमैन ने क्या था? नाम वेदों ने दिया था, मतलब नाम अलग अलग को दिया था, आप लोग पता होगा। और लाइसोसोम मतलब लाइसोसोम का खोज किसने किया था? लाइसोसोम जो देख रहे हो ये लाइसोसोम का खोज किसने किया? फटाफट बताओ। लाइसोसोम यहाँ पे इस रचना को क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? क्रिश्चियन डी डवे ने किया था। क्रिश्चियन डी डवे ने किया था। आप लोग बताओ कब किया था? फटाफट जल्दी से बता दो, तब उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कब क्या था। ठीक है, जल्दी बताओ कब क्या था क्रिश्चियन डी डवे ने। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम का खोज याद रखना। जॉर्ज पैलेट ने किसका खोज किया था? राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं ना ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं राइबोसोम, और इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। गोल्जी काय की खोज किया था? कैमिलो गोल्जी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने किया था। उसके बाद तारकाय जो होता है सेंट्रोसोम का खोज किया था? बोवेरी ने। किसने किया था? बोवेरी जो था क्या था? किसका खोज किया था? सेंट्रोसोम का खोज किया था, है ना। क्रोमेटिन नाम किसने दिया? जो ये दो नाम दिया था फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का खोज किया था। क्रोमेटिन का खोज किसने किया? फ्लेमिंग ने किया था। ये वन लाइनर सब क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, ये जो नाम दिया था वाल्डेयर ने दिया था। किसने दिया था? गुणसूत्र या क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया? तो वाल्डेयर। याद रखेंगे ना, किसने दिया था? वाल्डेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का क्या है? क्या है? फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। फ्लूइक मोजेक मॉडल किसने दिया? कोशिका झिल्ली का जो फ्लूइक मतलब मोजेक मॉडल जो दिया था सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने दिया था कोशिका के जो फ्लूइड मोजेक मॉडल। हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक का खोज किसने किया था? यह सिम्पर ने किया था। किसने किया था? हरित लवक, जो कि उसमें गराना पाया जाता है ना थाइलाकोइड में। किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए होता है? देखो स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, ये दोनों जो कोशिकांगक है इसको खुद का डीएनए खुद का राइबोसोम होते हैं। याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं पुराने वाले जिसमें सिर्फ क्या आते हैं? जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया जिसको कहते हैं वो आते हैं। राइबोसोम पाया जाता है लेकिन कितना? 70S का पाया जाता है ना, 70S पाया जाता है। जिसमें क्या होता है? एगो 50S वाले, एगो 30S वाले, इस प्रकार से ऊपर 30 वाले और नीचे में 50S वाले होते हैं। दोनों मिला के कितना होता है? 70। बोले सर ये तो मिला के 80 होता है, लेकिन ऐसा याद रखना 130 150 होते हैं। और अगर कोई पूछेगा कितना S होते हैं? 70S। और यूकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं उसमें राइबोसोम होते हैं वो 80S का होता है। 60 और 40 का 100 का हुआ ये, लेकिन हमको बोलना है 80S। ये ऊपर वाला 40S होता है और ये 60S क्यों होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कोशिका के भीतर कोशिका जो होते हैं ना, कोशिका के भीतर कोशिका के भीतर कोशिका किसे कहते हैं?
मतलब सेल विद इन और सेल, सेल विद इन और सेल किसे कहते हैं? कोशिका में कोशिका, ये माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक को कहते हैं। कोशिका के भीतर भी कोशिका, क्योंकि इसको खुद का डीएनए खुद का राइबोसोम है ना। कोशिका के भीतर कोशिका किसको कहते हैं? मतलब राइबो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। अगला 35वां क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में रहती है? देखो ऊर्जा जो रहता है एटीपी, जिसका पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, राइबोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा उर्जा का जो बोल सकते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। एटीपी को क्या कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, एनर्जी है ना, करेंसी। क्रिस्टी किसका भाग होता है? क्रिस्टी जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भाग होता है इस तरह से, जिसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। थाइलो क्या कहता है? थाइलाकोइडस, कोइडस यहाँ 10 होगा। थाइलाकोइडस जो होते हैं कहाँ पाए? थाइलाकोइडस जो इस प्रकार जो रचना होता है इसको थाइलाकोइडस कहते हैं। ये हरित लवक में पाया था, क्रोमोस है ना, क्लोरोप्लास्ट में पाए थे। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। अब पौधा का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल कारण हरित लवक में जो होते हैं। क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन से धातु होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल के केंद्रक में जो पाया जाता है वो धातु पाया जाता है मैग्नीशियम, जिसका परमाणु संख्या 12 होता है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। लाइसोजोम, लाइसोजोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जिसके कारण वो फटता है ना? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटनी मतलब जल अपघटीय एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक। लाइसोजोम जो होता है, लाइसोजोम उसमें एंजाइम जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक, ठीक है, याद रखना। हाइड्रोलाइटिक नाम का एंजाइम इसमें पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक। काफी इंपोर्टेंट। चलो अभी ये हम लोग वन लाइनर 40 क्वेश्चन देखिए। अब बहुत सारा अभी वन लाइनर बाकी है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव आप लोग को मैं और भी करवा देता हूँ, ठीक है। और भी ऑब्जेक्टिव, अभी 10 ऑब्जेक्टिव हुआ था ना। चलो फटाफट बताओ, ऑडियो वीडियो जा रहा है? एक बात बताओ, लाइक शेयर एंड कर दो जल्दी से फटाफट। ऑडियो वीडियो जा रहा है, इधर देखो न पवन। तो चलो अभी ऑब्जेक्टिव कर लेते पहले। यहाँ 10 क्वेश्चन हो गया था ना, अब हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन हो गया, 11 नंबर। ये 11 है, कहता कि सादृश्य को पूरा करते हुए, ये जो लाइन दिया उसको पूरा करते हुए पद को चयनित करिए। पद दिया आपको चयनित। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी और सरल होती है। यहाँ पे लाइन लिखा प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है वो छोटी और सरल होता है। उसी प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? यूकैरियोटिक तरह बड़ी होती है और जटिल होता है। बड़ी होती है और जटिल यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में तब सूक्ष्म जीव आता है, यहाँ पे इसमें सभी चीज विकसित होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपके पास है 12 नंबर। कह प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा जाने वाला एकमात्र कोशिकांग है। देखो प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं प्रोकैरियोटिक में, देखो उसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं, केंद्रक भी पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम पाया था 17S का, ठीक है, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया था प्रोकैरियोटिक में, प्लास्टिड नहीं पाया था, केंद्रक तो पाया था लेकिन लाइसोसोम नहीं पाया था। केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है, केंद्रक पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली भी पाया जाएगा और राइबोसोम भी पाया जाता है, लेकिन प्लास्टिड हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइबोसोम पाया था 17S वाले, 70S वाले। अगला प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक जो होता है राइबोसोम की उप इकाई संरचना जो होते हैं कितने होते हैं, है ना। कितना होता है? सब यूनिट स्ट्रक्चर जो होते हैं कितने होते हैं? देखो इसमें तो 70S होते हैं, 70S होते हैं, लेकिन एक होते हैं 30 और एक होते हैं 50। एक होते हैं 50, एक 30, 80 बोल सकते हैं। यहाँ पे 70S मान नाम होता है 70S, लेकिन ये ऐसे लिखा जाता है, मतलब इकाई पूछाना, उप इकाई। इसको 50 और 30 में बोलना, 50 और 30 बोलना, ये बातें भी ध्यान रखना, 50 और 30, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितना होगा? 13 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग को कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन कारखाना मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? बताओ जल्दी से। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं किसको किसको किसको? राइबोसोम को, ठीक है। राइबोसोम जो छोटे छोटे कण होते पाए जाते हैं, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और ये सभी क्वेश्चन देख रहे हैं, पूछा हुआ अभी एग्जाम हॉल में। अगला क्वेश्चन होगा 14 नंबर, होगा 15, 14। चलो 14 नंबर कहता है कि प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया। जहां पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ कहा गया है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें। गलत। कोशिका झिल्ली कोशिकांगों की मौजूदगी, अत्यधिक छोटा, ये तो सही बात, अत्यधिक छोटा होता है। एकल गुणसूत्र, ये भी सही है। इसका न्यूक्लियर क्षेत्र न्यूक्लियोइड कहलाता है, बिल्कुल जो प्रोकैरियोटिक होता है न्यूक्लियर, लेकिन कोशिका झिल्ली कोशिकांग में मौजूद नहीं, ये बातें नहीं बोल रहा है। कोशिका मतलब झिल्लीबद्ध कोशिकांगक की मौजूदगी, इसमें कोशिकांगक जो है ना नहीं पाए जाते। इसमें क्या कहा? झिल्लीबद्ध कोशिकांगकों की मौजूदगी होते नहीं होते इसमें, है ना, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन बाकी ये अत्यधिक छोटा होता है, ये बात सही है। एकल गुणसूत्र होते हैं, और बाकी इसका जो न्यूक्लियर क्षेत्र होते हैं ये न्यूक्लियोइड कहलाता है, ये बातें याद रखना। प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियर क्षेत्र होते हैं न्यूक्लियोइड, यहाँ देखो न्यूक्लियो है ना, न्यूक्लियोइड है ना,
न्यूक्लियोइड कहलाता है। याद रखेंगे ना आप लोग? ठीक है, याद रख लेना। चलो 14 क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर सवाल है पादप कोशिका से। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य, देखो कोशिका भित्ति पादप का सेलुलोज का बना होता है, उसका कार्य पूछ रहा है। ये जो कोशिका भित्ति देख रहे हो इस प्रकार से, और इसके अंदर में कोशिका झिल्ली भी होते हैं, ठीक है। कोशिकीय श्वसन को नियंत्रण, पोषक तत्वों का परिवहन, कोशिका विभाजन में नियंत्रण या कठोरता और सुरक्षा। बिल्कुल, कोशिका भित्ति क्या करते हैं? कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? कठोरता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। डी नंबर हो गया 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है पौधों में जो कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? देखो, एक कार्बोहाइड्रेट जो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है उसको कहते हैं सेल्यूलोज। क्या कहते हैं? कोशिका पादप में सेल्यूलोज की बना होता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 16 का कितना हो गया? 16 ना, चलो 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 17 नंबर। और आप लोग बोले थे कि 20 क्वेश्चन सर करवाइएगा डेली, ठीक है। 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और वन लाइनर भी करवा दूंगा। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों होती है? अच्छा, कोशिका भित्ति क्यों होता है मेरी जान? कोशिका भित्ति जो है ना, कोशिकाओं को कहता है उनमें कोशिका झिल्ली नहीं होता। अरे यार, कोशिका झिल्ली तो होता है। वे प्रकाश संश्लेषण नहीं, जीवित प्राणी, वे पौधों की कोशिकाओं को विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से बचाते हैं। बिल्कुल, अलग अलग आघातों से बचाता है, ठीक है। ये कोशिका भित्ति और कठोरता भी प्रदान करता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, 17 हो गया। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य। अच्छा, कोशिका झिल्ली के बाद एक उसके नीचे वाला जो लेयर होता है उसको प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कार्य क्या होता है। कोशिका झिल्ली क्या करता है? ये आदान प्रदान है ना, कोशिका के आर पार पदार्थों की गति को, यहाँ बिल्कुल आर पार जाने वाले पदार्थों को गति को जो नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब। आप लोग और ऑप्शन देख सकते हो। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 नंबर, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है? बिल्कुल, ये जो बाहरी अलग करता है वो कोशिका झिल्ली ही है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जिसको कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए। 19 क्वेश्चन हो गया। 20वां नंबर, कार्य के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली की प्रकृति कैसे? देखो, कार्य की बात करते हैं, ये कुछ ही पदार्थ को अंदर आने जाने देता है। कुछ ही पदार्थ को, मतलब चुनिंदा पदार्थ को, चुना हुआ पदार्थ को अंदर बाहर जाने देता है, इसलिए इसको कहते हैं चयनात्मक रूप से पारगम है। या तो अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा चयनात्मक, तब अर्ध पारगम भी मार सकते हो, लेकिन अभी चयनात्मक रूप से है तो अब जी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर नहीं रहता तो इसको अर्ध पारगम भी कहते हैं, मतलब आधा जाने देता आधा नहीं जाने देता, ठीक है। ये भी बोल सकते हो। तो 20 क्वेश्चन अभी तक हो गया। 20 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हो एक बार जरूर बताना 20 में से। अब अगला, प्लाज्मा झिल्ली डैश से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है? आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली किसका? 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया ना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब कमेंट में करना। प्लाज्मा झिल्ली किसका बनाता है? और एक क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली के पार CO2 और O2 मतलब आर पर गैसों जैसी गैस का संचरण डैश द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा होता है? तथा यह डैश सांद्रता से डैश सांद्रता के, मतलब उच्च से निम्न की, यहाँ पे होगा उच्च, यहाँ पे होगा निम्न, ठीक है। निम्न, यहाँ पे ऑप्शन नंबर विसरण क्रिया हो जाएगा। विसरण क्रिया द्वारा कैसे होगा? तुम ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितना था? 20 के बाद हो गया ये 21 नंबर, आपको जवाब देना होमवर्क है। 22 हो गया आपका सही जवाब। 23 नंबर देखो, 23 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्णात्मक या चयनात्मक बोल सकते हो पारगम झिल्ली द्वारा जल का विसरण की प्रक्रिया डैश कहलाती है। इसको प्रासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। जल का विसरण की प्रक्रिया को कहते हैं प्रासरण, ठीक है। हाई वाटर कंसंट्रेशन, लो वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24, कितना हो गया? 23 क्वेश्चन हो गया। चलो हम लोग देखिए इतना क्वेश्चन। और ये जो हम लोग का एनसीईआरटी बुक से बोल सकते हो सेल जो चैप्टर है, मतलब कोशिका चैप्टर है, उसका हम लोग वन शॉट अभी देखे। अभी इसका और भी कई सारा टॉपिक बाकी है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग का डेली जो है ना, शाम को 6 बजे से क्लास होगा लाइव, ठीक है। 6 बजे से आप लोगों का क्या होगा? लाइव क्लास होगा। तो आप लोग डेली जरूर जाना, शाम को 6 बजे, ठीक है। आप लोग जितने भी हो स्टूडेंट्स, अगर साइंस अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सभी सब, मतलब साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है साइंस में, सभी सब्जेक्ट। तो मिलते हैं फिर कल 6 बजे, ठीक है।